नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बहू पति से बात करते समय चक्कर नहीं आते और रसोई में चक्कर बहुत आते हैं। कविता के लिए यह रात किसी सपने से कम नहीं थी। लाल जोड़े में सजी वह अपने कमरे में बैठी बार बार अपने हाथों की मेहंदी देख रही थी। कभी अपने हीरे की अंगूठी को निहारती तो कभी कमरे से सजे फूलों को देखकर मुस्कुरा देती। जिस लड़की ने बचपन से छोटी-छोटी खुशियों के लिए भी तरसते हुए दिन गुजारे थे, जिस खुशियों की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, आज वही उसकी झोली में थी। कविता एक साधारण गरीब परिवार की लड़की थी, जबकि सुनील एक बेहद संपन्न परिवार का बड़ा बेटा था और कनाडा में नौकरी करता था। दोनों परिवारों की हैसियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। लेकिन सुनील की माँ सबिता को कविता का सादापन, संस्कार और व्यवहार इतना पसंद आया कि उन्होंने पहली नज़र में ही उसे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। चट मंगनी और पट ब्याह हो गया और आज कविता सुनील की दुल्हन बनकर उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला और सुनील अंदर आया। उसने मुस्कुराते हुए कविता को देखा, उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, कविता, मैं जानता हूँ कि हमारे परिवारों में के बीच बहुत फ़र्क है। तुम मेरे घर में नई हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कभी यह महसूस ना हो कि तुम किसी पराए घर में आई हो। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, तुम्हारी हर ज़रूरत का ख़्याल रखूँगा। बस मुझसे एक वादा करना, मेरी माँ का और बहनों का हमेशा सम्मान करना। उन्होंने मुझे बहुत मुश्किलों से पालकर बड़ा किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें अपनी माँ समझो। कविता ने बिना कुछ सोचे सिर हिला दिया। जिस घर ने मुझे इतना सम्मान देकर अपनाया है, मैं भी उस घर को अपना बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। अगले कुछ दिन कविता के लिए सचमुच सपनों जैसे बीते। सास उससे बड़े प्यार से बातें करती, तीनों नंदी उसके साथ हंसी मजाक करती। सुनील तो जैसे हर पल उसके आसपास ही रहना चाहता था। लेकिन खुशियों के ये दिन बहुत जल्दी बीत गए। सुनील की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। वह शादी के लिए ही कनाडा से आया था और अब उसे वापस कनाडा जाना था। एयरपोर्ट जाने से पहले सुनील ने कविता के आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी माँ का ख्याल रखना और अपना भी। मैं बहुत जल्दी आऊँगा। कविता काफ़ी देर तक दरवाजे पर खड़ी उसे जाती हुई देखती रही। उसके मन में बस एक ही बात थी, मेरा पति दूर ज़रूर गया है, लेकिन उसने मुझे अपने परिवार के भरोसे छोड़ा है। अब मैं इस घर को अपना घर बनाकर दिखाऊंगी। लेकिन कविता को क्या पता था कि जिस परिवार को वह अपना समझ रही थी, सुनील के जाते ही उसी घरवालों के चेहरे से प्यार का मुखौटा उतरने वाला था। शुरुआत में सास का व्यवहार समान ही रहा, लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतने लगे, उनके तेवर बदलने लगे। एक सुबह करीब 6 बजे कविता गहरी नींद में थी। सास सविता जी ने कड़क आवाज़ में कहा, बहू, अभी तक सो रही हो? घर की बहू इतनी देर तक बिस्तर में अच्छी लगती है क्या? उठो, पूरे घर के लिए नाश्ता तैयार करो। कविता हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने बाहर आकर देखा तो घर का कोई भी सदस्य अभी तक जागा नहीं था। तीनों नंदे और देवर अपने कमरों में आराम से सो रहे थे। ससुर जी भी बिस्तर पर थे और सविता जी भी उसे आदेश देकर वापस अपने कमरे में चली गई। कविता चुपचाप किचन में पहुंची और सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। उसने गरम-गरम पराठे, आलू की सब्जी और चाय तैयार की। नाश्ता बनाकर उसने सबसे पहले अपनी बड़ी ननंद को उठाया, जो अपने तीनों बच्चों के साथ खर्राटे मारकर सो रही थी। वह चिल्लाने लगी, नाश्ता बन गया तो रख दो, अभी सोने दो। सविता जी भी उठकर नहीं आई। फिर करीब 12 बजे एक-एक करके सब उठने लगे। सबसे पहले बड़ी ननंद नीलम उठकर आई। उसने प्लेट में पराठा देखा और मुंह बनाकर बोली, भाभी, ये पराठे इतने मोटे क्यों हैं? आपको इतना भी नहीं पता कि पराठे कैसे बनाए जाते हैं? लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। किसी को चाय फीकी लगी, किसी को सब्जी में नमक कम लगा और किसी को पराठे पसंद नहीं आए। कविता हर शिकायत का जवाब मुस्कुराकर देती रही। सविता जी तो चिल्लाने लगी, तू अभी से मुझे ठंडा-ठंडा पराठा खिलाएगी, मुझसे यह नहीं चबाया जाएगा। जा फिर से गरम-गरम बना। कविता फिर से पराठे बनाने लगी। उसे उम्मीद थी कि नाश्ता खत्म होने के बाद शायद उसे थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन तभी कविता जी की आवाज़ आई, बहू, नाश्ता हो गया हो तो बर्तन भी साफ कर देना। उसके बाद दोपहर के खाने की तैयारी भी करनी है।
जैसे ही वह अपने कपड़े धोने बैठी, बड़ी नंदे अपने चारों बच्चों के कपड़े नैपी तक उसके सामने डाल दिया और कहने लगी, भाभी इन्हें भी धो देना। उसका पति विदेश कमाने के लिए गया था, तो वह अपने मायके में बच्चों के साथ ही रहती थी। कुछ ही दिनों में घर का हर छोटा-बड़ा काम उसके ज़िम्मे आ गया। सुबह उठकर नाश्ता बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, घर की सफाई करना और दोपहर का खाना बनाना, फिर रात तक रसोई में लगे रहना। उसकी ज़िंदगी जैसे सिर्फ़ चूल्हे और चौके तक सिमट गई। सबसे ज़्यादा उसे तब दुःख होता जब वो देखती कि घर के बाकी लोग एसी खोलकर आराम कर रहे हैं और उसे लगातार आवाज़ें दी जा रही है, बहू पानी ले आना, भाभी मेरे कपड़े धो देना, बहू चाय बना दो, कविता खाना कब बनेगा? घर में 13-14 लोगों का खाना, सुबह शाम के बर्तन, कपड़े और पूरे घर की सफाई, सब कुछ अकेले उसी के सिर पर था। उसे अक्सर हैरानी होती कि उसके इस घर में आने से पहले आखिर इतना सारा काम कौन सँभालता था? जल्द ही उसे इसका जवाब भी मिल गया। घर की साफ-सफाई और बाकी कामों के लिए पहले एक काम वाली आती थी, लेकिन कविता के आते ही सास ने उसे यह कहकर विदा कर दिया, अब घर में बहू आ गई है, फिर नौकरानी पर पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत। बस उसी दिन से काम वाली के हिस्से का काम भी कविता के नाम हो गया। गर्मियों में तो उसकी हालत और भी खराब हो जाती। रसोई में चूल्हे की तपिश चेहरे को झुलसा देती और माथे से पसीना लगातार बहता रहता। वह अकेली किचन में पसीने से तरबतर होकर सबकी पसंद के अलग-अलग पकवान तैयार करती, जबकि घर के बाकी लोग ठंडी हवा वाले कमरों में आराम फरमाते रहते। कभी कोई कमरे से आवाज़ लगाता, बहू खाना और कितनी देर में बनेगा? घंटों की मेहनत के बाद जब आखिर खाना तैयार होता, तो वह सबको आवाज़ देकर बुलाती। लोग बड़े शान से एसी वाले कमरे से निकलते, मेज़ पर बैठकर खाना खाते और खाते-खाते भी कविता को चैन से बैठने नहीं देते। बहू पानी लाओ, ज़रा दही देना, मेरी प्लेट में सब्ज़ी डाल दो। वह एक-एक की ज़रूरत पूरी करने के लिए बार-बार रसोई और डाइनिंग टेबल के बीच दौड़ती रहती। खाना खत्म होते ही सब अपनी प्लेटें तक उठाए बिना वापस एसी वाले कमरे में आराम करने चले जाते। कोई टीवी देखने लगता, कोई मोबाइल में व्यस्त हो जाता और कोई आराम से आंखें बंद करके सो जाता। और कविता वह फिर अकेली डाइनिंग टेबल पर झूठे बर्तनों के पहाड़ के सामने खड़ी होती, उन्हें समेटती माँजती और अगली रसोई की तैयारी में जुट जाती। जिस घर में वह दुल्हन बनकर आई थी, वहाँ धीरे-धीरे उसकी पहचान ही मिटती जा रही थी। अब वह सिर्फ़ बहू नहीं, पूरे घर की 24 घंटे हुक्म मानने वाली नौकरानी बन चुकी थी। इन्हीं दिनों लगातार काम और थकान का असर कविता की सेहत पर साफ दिखाई देने लगा। सुबह आँख खुलते ही उसे बार-बार उल्टियाँ होने लगती। कई बार तो किचन में खाना बनाते-बनाते ही वह भागकर वॉशरूम पहुँचती और उल्टियाँ करने लगती। सविता जी सब कुछ देख रही थी। उन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि मामला कुछ और है, लेकिन उन्होंने कविता से एक बार भी नहीं पूछा, आखिर माजरा क्या है? एक दिन अचानक कविता की माँ उससे मिलने आ गई। बेटी का उतरा हुआ चेहरा और कमज़ोर शरीर देखते ही उनकी नज़र ठहर गई। कविता, तू इतनी कमज़ोर क्यों लग रही है बेटी? तबीयत ठीक है ना? कविता ने धीरे से कहा, माँ कई दिनों से उल्टियाँ हो रही हैं और बहुत कमज़ोरी भी रहती है। माँ से बेटी की हालत देखी नहीं गई। वह उसी वक्त उसके पास के महिला डॉक्टर के पास ले गई। जाँच के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, कविता तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, तुम माँ बनने वाली हो। कविता कुछ पल डॉक्टर का चेहरा देखती रह गई। माँ, मैं? उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी खुशी दस्तक दे चुकी है और उसे खुद इसका पता तक नहीं चला। लेकिन डॉक्टर ने तुरंत गंभीर होते हुए कहा, खुशी की बात ज़रूर है, लेकिन तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। तुम्हारे शरीर में खून की काफ़ी कमी है। अभी तुम्हें भरपूर आराम, पौष्टिक भोजन और सबसे ज़रूरी है कम मेहनत वाले काम करना। कविता की माँ ने बेटी का हाथ थाम लिया। घर पहुँचते उन्होंने उसकी सास सविता जी से कहा, बहन जी, कविता माँ बनने वाली है। डॉक्टर ने साफ कहा है कि इसे आराम और अच्छा खाना चाहिए। आप एक कामवाली रख लीजिए। आखिर बच्चा भी तो इसी घर का है।
सविता जी ने तुरंत चेहरे पर बनावटी खुशी ला दी। अरे बहन, ये तो मेरी बेटी जैसी है। मैं भला इसे इस हालत में काम करवाऊँगी? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आज एक नहीं 2-2 कामवाली रख लूँगी। कविता की माँ निश्चिंत होकर घर चली गई। कविता ने कमरे में जाकर पहली बार राहत की सांस ली। वह भी कुछ देर के लिए बिस्तर पर लेटी ही थी कि दरवाज़ा खुला और सास सामने खड़ी थी। बहू उठो, ये सब नाटकबाजी बंद करो। मेहमान आए हैं, उनके लिए चाय नाश्ता बनाना है। कविता ने हैरानी से कहा, मम्मी जी, अभी तो माँ ने आपको बताया कि डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कहा है। तो क्या हुआ? डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, बिस्तर पकड़ कर बैठ जाने को नहीं। गर्भवती होने का मतलब ये नहीं कि घर का सारा काम बंद हो जाएगा। कविता अवाक होकर उन्हें देखने लगी। सास ने ताना मारते हुए कहा, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, कोई आसमान से थोड़ी उतरता है बच्चा। उठो और मेहमानों के लिए चाय बनाओ। घर तुम्हारे आराम से नहीं चलेगा। उस दिन कविता को समझ आ गया कि माँ के सामने बोला गया बेटी जैसी है सिर्फ एक झूठा मखौटा था। उसके गर्भ में सुनील का बच्चा पल रहा था, लेकिन घरवालों को उसकी सेहत से ज़्यादा घर के काम की चिंता थी। रात को सुनील का फ़ोन आया तो कविता ने बड़ी हिम्मत करके कहा, सुनील, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। घर का काम बहुत बढ़ गया है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अगर दीदी लोग थोड़ा सा हाथ बटा दे तो। लेकिन सुनील उसकी परेशानी समझने के बजाय नाराज हो गया। कविता, मैं इतनी दूर बैठकर दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और तुम मुझे घर की छोटी छोटी बातें बताकर परेशान करती रहती हो। मैं शिकायत नहीं कर रही सुनील, बस बहुत थक जाती हूँ। सुनील ने रूखे स्वर में कहा, मेरी बहनें आज हैं, कल अपने घर चली जाएंगी। तुम थोड़ा काम कर लेती हो तो इसमें इतना बड़ा क्या हो गया? फ़ोन कटने के बाद कविता देर तक खामोश बैठी रही। जिसे वो अपना सबसे बड़ा सहारा समझती थी, आज वही उसकी तकलीफ को छोटी-सी बात कह रहा है। उधर सविता जी को तो जैसे इसी मौके का इंतजार था। वो आए दिन सुनील के कान भरने लगी, बेटा, कविता को घर के काम से बस परेशानी है। दिन भर आराम करना चाहती है और हर बात पर तुम्हें फ़ोन करके शिकायत करती है। धीरे-धीरे सुनील के मन में भी अपनी पत्नी को लेकर गलतफ़हमियाँ घर करने लगी और कविता वह सुबह से रात तक काम करती रही। उसे अब साफ समझ आने लगा था कि गरीब परिवार से लड़की को क्यों ब्याह कर लाए हैं। इन्हें सिर्फ घर के कामकाज के लिए एक नौकरानी चाहिए थी, मुफ्त की। कविता कपड़े धो धाकर थक जाती, मशीन बंद करके अंदर जाकर बैठती तो सविता जी को याद आ जाता कि खाना तो किसी ने बनाया नहीं। कविता को 2 मिनट भी बैठने न देती और किचन में भेज देती। रात जिस समय थक कर वो अपने कमरे में जाती तो उसे एक एक जोड़ में दर्द महसूस होता। इस दौरान उसे ख्याल ही न रहता कि उसने सुनील से फ़ोन पर बात भी करनी है। फ़ोन उठाती तो सुनील की कई-कई मिस्ड कॉल आई हुई होती। वो उसे बैक कॉल करती तो फ़ोन उठाकर कहता, तुम आखिर करती क्या हो पूरा दिन? तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं होता कि तुम 2 घड़ी मुझसे बात ही कर लो। मैं तुम्हारे आराम के खातिर ही यहाँ परदेस में रह रहा हूँ, मगर लगता है कि तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो गुस्से में कविता को सुनाने लग जाता। कविता दोनों तरफ से पीस रही थी। उसे लग रहा था शादी करके उसने कोई मुसीबत मोल ले ली है। पति के साथ-साथ ठीक-ठीक समय न गुज़ारने की वजह से इन दोनों के बीच बहुत फासला था। इसी फासले का कविता की सास सविता जी खूब फ़ायदा उठाती थी। सुनील को फ़ोन करके झूठी-सच्ची बातें कविता के खिलाफ करती रहती, जिन्हें वह सच मान लेता। वह सीधा-साधा लड़का था, कविता से इस चीज़ के लिए लड़ता तो न था, लेकिन दिल ही दिल कविता से शिकायत ज़रूर करता। एक दिन कविता की सास ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी जब बाहर से उनकी छोटी बेटी पायल अंदर आई। उसके हाथ में बिजली का बिल था और उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। मम्मी, यह देखिए पूरे 15,000 का बिल आया है लाइट का। अगर भाई को पता चला तो वह बहुत गुस्सा करेंगे। उन्होंने जाते समय कहा था कि उन्हें कारोबार के लिए पैसे जमा करने हैं, इसलिए हम अपने खर्चे जरा कम करें। पायल की बात पर सविता जी चौंक पड़ी और बिल उसके हाथ से लेकर देखने लगी। उनके चेहरे पर सोच की परछाई साफ नजर आ रही थी।
तभी अचानक उनके दिमाग में ख्याल आया और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उन्होंने पायल की तरफ देखा और कहने लगी, जरा सुनील को फ़ोन मिलाकर तो देना। पायल ने न समझने वाले अंदाज में मोबाइल निकाल कर सुनील को फ़ोन मिला दिया। जैसे सुनील ने फ़ोन उठाया, सविता जी शुरू हो गए। हाय, मेरा मासूम बच्चा परदेश में दिन रात काम करके पैसा कमा रहा है, मगर तुम्हारी मेहनतों का कोई फल तुम्हें नहीं मिलता। मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो बेटा। मैं इसलिए गरीब घर की लड़की ब्याह कर लाई थी कि वह रुपए पैसे की कदर करेगी, मगर कविता तो इतनी फिजूल खर्च करती है, वह तो तुम्हें कंगाल करके छोड़ेगी। सुनील को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माँ क्या कह रही है। तभी उसने कहा, मम्मी हुआ क्या है? बताएं तो सही, क्या कर दिया कविता ने? तो सविता जी मुस्कुराकर पलक को देखा और कहने लगी, करना क्या है बेटा, सारा दिन एसी चलाकर कमरे में पड़ी रहती है। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो रोने लग जाती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे कोई काम नहीं होता और गर्मी ज़्यादा लगती है, सांस फूलने लगता है। उसकी हालत की वजह से मैं भी ज़्यादा सख्ती नहीं करती, मगर सच तो यह है कि दिन रात एसी चलाने की वजह से लाइट का बिल 15-20 हज़ार आ गया है। तुम्हारे पापा के पास तो पैसे हैं नहीं, इनको पैसे भेजने पड़ेंगे। बिल के पैसे सुनते ही सुनील के होश उड़कर रह गए, लेकिन वह अब क्या कर सकता था। उसने माँ को तसल्ली दी कि वह पैसे भेज देगा, मगर उसके दिल में कविता के खिलाफ एक गांठ सी लग गई। अगले दिन जब सुबह-सुबह घर में कविता के सिवाय सारे लोग सो रहे थे, तो उसकी बड़ी ननद नीलम के ससुराल वाले पोता-पोती से मिलने आ गए। कविता ने जाकर सबको उठाया, तो सूजी हुई आँखों के साथ सब उठ गए, लेकिन सबके ही मूड खराब थे। नीलम के ससुराल वाले चाहते थे कि उन्हें बादाम का हलवा, पूरी, पनीर की सब्जी खिलाया जाए। बेचारी कविता की सामत आई, जब सास ने उसे हुक्म दिया कि सारे काम छोड़ो, पहले नीलम के ससुराल वालों के लिए अच्छा सा हलवा पूरी बनाओ। उस दिन कविता को सुबह से ही चक्कर आ रहे थे। उसने कहा, मम्मी जी सच में चक्कर आ रहे हैं, ऐसे में मैं खाना कैसे बनाऊंगी? सविता जी ने ताना मारते हुए, अच्छा पति से फ़ोन पर चिपक कर घंटे बातें करने में तो मुंह से शहद टपकता है, तब कोई चक्कर नहीं आता। बस खाना बनाने की बात क्या हुई, नौटंकी शुरू? नीलम जी हंसते हुए बोली, माँ भाभी तो भैया से कह रही थी कि आपके पास आने का मन कर रहा है। लगता है भाभी अब विदेश जाने की तैयारी में है। सविता जी ने तुरंत बात लपक ली। हाँ, हाँ, कभी अपने गरीब बाप के घर से हवाई जहाज़ में उड़ने का शौक पूरा नहीं हुआ होगा। काम न करना पड़े इसीलिए ससुराल से भागना चाहती है। कविता बिना कुछ कहे चुपचाप से किचन में जाकर खड़ी हो गई और पूड़ियाँ बनाने लगी। तेज गर्मी थी और पसीना टपक रहा था। तभी न जाने उसे क्या हुआ, अचानक उसे जोर का चक्कर आया और वह बेहोश होकर जमीन पर जा गिरी। धड़ाम की आवाज़ सुनकर ड्राइंग रूम में बैठे हुए सब लोग किचन की तरफ दौड़े। वहाँ कविता जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उसके आसपास खून का एक तालाब सा बना हुआ था। सविता जी के होश उड़ गए। उन्हें यकीन हो गया कि जब सुनील को पता चलेगा कि कविता का बच्चा गिर गया है तो सुनील बहुत गुस्सा करेगा। उन्हें कविता को अस्पताल ले जाने से ज़्यादा अपने झूठ के पकड़े जाने की चिंता थी। खैर कविता को अस्पताल पहुंचा दिया गया। जब उसकी आँख खुली तो उसे पता चला कि उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही जा चुका है। तो उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, मगर वह नहीं जानती थी कि उसके खिलाफ एक और साजिश तैयार है। उसी शाम सविता ने उसकी उसकी अस्पताल से छुट्टी करवा ली और उसे घर ले आई। कविता के घर वाले आए तो कविता ने उन्हें कोई बात न बताई। उसने बात टाल दिया कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, इसीलिए बच्चा गिर गया। उसकी आंखें बार-बार आंसुओं से भर जाती थी। घरवाले जा चुके थे। सविता जी ने उसे बहुत डराया धमकाया, इसीलिए वह चुप थी। फिर सविता जी ने एक बार फिर उसे चाय बनाने की फरमाइश कर दी, बगैर इस बात के एहसास किए कि अभी-अभी वह अस्पताल से घर आई है। कविता को बहुत दर्द था, वह बेहद कमज़ोर और नाजुक लग रही थी। मगर इसके बाद भी वह हिम्मत करके उठी और किचन में जा खड़ी हुई। वह जानती थी कि इस घर में उसकी कोई हैसियत नहीं। उसका पति उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और यहाँ जो लोग थे
उन्हें बहू नहीं, नौकरानी चाहिए थी। सविता जी ने सुनील को फ़ोन करके बता दिया था कि कविता अभी बच्चा पैदा नहीं करना चाहती, इसीलिए जाकर अबॉर्शन करवा आई है। सुनील का खून खौल उठा। उसका दिल चाहा अभी इसी समय जाकर कविता का गला घोंट दे। उसने बगैर कुछ कहे फ़ोन रख दिया और तुरंत इंडिया का टिकट करवा लिया। सारे काम छोड़कर वह अगले दिन इंडिया पहुंचा। उसका इरादा था कि जाते ही कविता को तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा, बगैर किसी को बताए। कड़कती हुई दोपहर के समय वह घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। खाना पकने की खुशबू उसके नाक से टकराई कि इतनी तेज़ गर्मी में मेरी माँ बेचारी किचन में काम कर रही है और कविता अंदर एसी वाले कमरे में आराम कर रही होगी। यह इस लायक ही नहीं कि उसे अपनी ज़िंदगी में रखे। आज इसे तलाक देकर घर से बाहर घसीट कर निकाल दूंगा। जिस औरत को मेरे घर वालों की इज्जत नहीं करनी, उसे मेरी ज़िंदगी में रहने का कोई अधिकार नहीं। तेज गुस्से में यह सोचता हुआ सुनील जिस समय किचन में दाखिल हुआ तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। सामने एक कविता खड़ी खाना पका रही थी, जिसने दोनों चूल्हे पर एक-एक हांडी चढ़ा रखी थी। उसके कपड़े पसीने में भीगे हुए थे, बेहद पतली दुबली हो गई थी। चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी। उसे याद आया कि मम्मी ने उसे बताया था कि कल ही कविता ने अपना अबॉर्शन कराया है, अपनी मर्ज़ी से। अगले ही दिन वह किचन में खड़ी होकर काम किस तरह कर रही थी। वह बार-बार अपनी कमर पर हाथ रखती, जैसे उसे बहुत दर्द था। कभी माथे से पसीना साफ़ करती। उसने एक परात में बहुत सा आटा निकाल कर रखा हुआ था। शायद अब अभी उसे आटा गूँथना था, ज़रूर रोटी ही बनानी होगी। सुनील को किसी गड़बड़ी का एहसास हुआ। वह अक्लमंद लड़का बगैर कोई आहट किए वो अंदर अपने कमरे में चुपके से चला गया। वहाँ बिस्तर पर मेडिकल रिपोर्ट रखा था, जिससे साफ-साफ लिखा था कि कविता बहुत कमज़ोर है। फिर वह बाहर आंगन में आया। अंदर पूरे घर में खामोशी थी। इधर-उधर नज़रें दौड़ाया हुआ आगे बढ़ा। घर के बड़े-बड़े कमरे में 2 टन का एसी लगा हुआ था। सुनील ने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर बहुत हल्का अंधेरा था। घर के सारे लोग इस बड़े कमरे में सो रहे थे। तभी सविता जी को लगा कि कविता दरवाज़ा खोलकर अंदर आई है। उन्होंने पलटे बगैर ही ज़ोर से आवाज़ लगाई कि आ गई मैडम। शाही खाना पकाकर कितनी बार कहा है कि जब खाना तैयार हो जाया करे तब आवाज़ लगाया करो। मेरी बेटियों की नींद खराब होती है, लेकिन तुम हो कि सुनती ही नहीं। अगर मैं कुछ कहूँगी तो तुम शोर मचा दोगी कि कल ही मेरा बच्चा गिर गया है और आज सास ने काम पर लगा दिया। तो मैडम सुन लो कि तुम्हें ब्याही में इसीलिए लाई हूँ कि तुमसे घर के काम काज करवाऊँ, वरना मुझे तुम जैसी गरीब लड़की की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरे बेटे के लिए एक से बढ़कर एक ऊँचे परिवार के रिश्ते मौजूद थे। अब जाओ और जाकर खाना पकाओ और उसके बाद घर की साफ-सफाई भी कर लेना। रात को संध्या के ससुराल वाले आएँगे रिश्ता पक्का करने। उनके लिए कम से कम 4-5 डिशेज़ बना लेना। पिछली बार की तरह 2 तरह के खाने बनाकर सामने मत रख देना। सविता जी बस अपने ख्याल में बोलती चली गई, ये जाने बगैर कि दरवाजे पर सुनील खड़ा है। सुनील के ऊपर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़े थे। सविता जी कहकर दोबारा से सो गई। सुनील ने नजरें दौड़ाई। घर के सब लोग सो रहे थे। सिर्फ एक कविता ही थी जो इस चिलचिलाती हुई गर्मी में किचन में इन सब के लिए खाने का इंतजाम कर रही थी। वह जान गया था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी के साथ क्या-क्या व्यवहार किया जाता है। वह शर्मिंदा होता हुआ चुपचाप पलट गया। किचन में कविता अभी तक खाना पका रही थी। सुनील ने उसके पास जाकर देखा। वह पसीने से पूरी भीगी हुई थी और धीरे-धीरे काँप रही थी। कल ही उसका बच्चा गिरा था और आज वह 13-14 लोगों के लिए खाना बना रही थी। सुनील का दिल इस अत्याचार पर दुखी होकर रह गया। उसने कविता को पुकारा। उसकी आंखें आंसू से भीगी हुई थी। मुझे माफ़ कर दो कविता, मेरी आंखों पर चढ़ी पट्टी अब उतर गई है। कविता सुनील को सामने देखकर आश्चर्य में पड़ गई और रोते हुए सुनील के गले लग गई। सुनील अपने कमरे में बैठकर अपनी माँ को तुरंत फ़ोन मिला दिया। माँ, कैसी हो और क्या कर रही हो? उधर से सविता ने अपनी आवाज़ में
बेबसी घोलते हुए कहा, क्या करूँगी बेटा? बहू को तो मैंने बेटी माना है, बस अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ। वो महारानी एसी वाले कमरे में आराम कर रही और मैं यहाँ पसीने में तरबतर होकर सबके लिए खाना बना रही हूँ। यही तो अब मेरी किस्मत है। सुनील कुछ पल खामोश रहा, फिर उसके होठों से सिर्फ एक वाक्य निकला, झूठ की भी एक हद होती है माँ। कविता जी के चेहरे का रंग उड़ गया। अगले ही पल सुनील ने कविता का हाथ थामा और उसे लेकर सीधे एसी वाले कमरे में चला आया। दरवाज़ा खुला। सामने सविता जी आराम से एसी वाले कमरे में बैठी थी और उसके साथ घर के बाकी लोग भी आराम फरमा रहे थे। सुनील को सामने खड़ा देखकर सविता जी की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे बेटा तू यहाँ? अचानक से आवाज़ सुनते ही उसकी बहनें भी घबराकर उठ बैठी। सुनील ने कमरे में चारों तरफ देखा और फिर माँ की तरफ देखकर बोला, अभी फ़ोन पर आप कह रही थी कि आप अकेली गर्मी में खाना बना रही हैं और कविता एसी में आराम कर रही है, तो फिर ये नज़ारा क्या है? सविता के पास कोई जवाब नहीं था। वह हड़बड़ा कर बोली, बेटा वो मैं तो बस थोड़ी देर के लिए ही बैठी थी, बस माँ, आज और कोई झूठ नहीं। मैंने आपको अपनी माँ समझकर हर बात पर विश्वास किया। आपने मेरी पत्नी को नौकरानी बनाकर रखा, मुझे उसी के खिलाफ भड़काती रही। सविता जी रोने का नाटक करने लगी। बेटा, मेरी बात तो सुन। लेकिन सुनील इस बार रुकने वाला नहीं था। उसने कविता की तरफ देखा। चलो कविता, अब हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। कविता जी उसके पीछे दौड़ी। बेटा, ऐसा मत कर। आज तेरी बहन संध्या की शादी पक्की होने वाली है। लोग क्या कहेंगे? माँ, जब कविता दिन रात इस घर के लिए अपना शरीर और अपनी खुशियाँ कुर्बान कर रही थी, तब आप लोगों की चिंता नहीं हुई। आज मेरी पत्नी इस घर से जा रही है, तो आपको समाज याद आ गया। मेरी अपनी माँ ही मेरे साथ दगा करेगी, मेरे बच्चे की दुश्मन होगी, यह मुझे नहीं पता था। माँ से कुछ बोलते नहीं बन रहा था, क्योंकि वह जान गई थी कि सुनील ने अपनी आंखों से सब देख लिया है। माँ, आपकी गलतियाँ मैं 100 बार माफ़ कर देता, लेकिन आपने हद पार कर दी। जिस बच्चे को मेरी गोद में होना था, उसकी मौत की ज़िम्मेदार आप हैं। अब मैं उस इंसान के साथ एक पल भी नहीं रह सकता, जिसने मेरी खुशियाँ ही उजाड़ दी हैं। मैं अपने बच्चों की कातिल के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता। उसने अपना सामान उठाया और कविता को लेकर किराए के एक छोटे से घर में चला गया। अपनी माँ से रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ लिया। हाँ, वो किराए का घर बहुत बड़ा नहीं था, इसमें महँगे फर्नीचर नहीं थे, लेकिन कविता के लिए वह किसी महल से कम नहीं था, क्योंकि पहली बार उसे लगा था कि यहाँ उसे बहू नहीं, इंसान समझा जाएगा। कुछ दिनों बाद सुनील ने कविता के लिए वीज़ा की सारी औपचारिकताएँ पूरी की, फिर दोनों कनाडा के लिए रवाना हुए। कविता को अपनी खुशनसीबी पर यकीन नहीं हो रहा था। उधर सुनील के घर में सब कुछ बिखरने लगा। संध्या का रिश्ता टूट गया। लड़के वालों को जैसे ही पता चला कि सुनील अपनी पत्नी को लेकर घर छोड़कर चला गया है, उन्होंने साफ कह दिया, जिस परिवार में बेटा ही घर छोड़ दे, हम वहाँ अपनी बेटे का रिश्ता नहीं करेंगे। और उनकी बड़ी बेटी नीलम की जिंदगी भी अचानक उजड़ गई। विदेश में रहने वाले उसके पति को वही किसी दूसरी लड़की से प्यार हो गया और उसने दूसरी शादी कर ली। एक के बाद एक मुसीबतों ने सविता जी को घेर लिया। सविता जी चुपचाप अपने कमरे में बैठी रहती और बार बार उन्हें कविता का चेहरा याद आता। छोटा बेटा जो अब तक घर में बैठे बैठे ऐश करता और बिना मेहनत की ज़िंदगी काट रहा था, पहली बार उसे कमाई की असली कीमत समझ में आने लगी। नौकरी की तलाश में वह सुबह से शाम तक दर दर भटकने लगा, मगर हर जगह से निराशा ही हाथ लगती। घर की हालत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जिस घर में कभी हर चीज़ फरमाइश पर हाजिर होती थी, वहाँ अब राशन के डिब्बे खाली होने लगे और खाने के लाले पड़ गए। सविता जी की तबीयत इतनी बिगड़ी गई कि वह बिस्तर से उठने तक के काबिल नहीं रही। जिन बेटियों को उन्होंने कभी काम की तरफ आँख उठाकर देखने नहीं दिया था, वहीं अब मजबूरी में किचन के धुएं और गर्मी में पसीना बहाने लगी। संध्या आटे से सने हाथों को देखते हुए झुंझला उठी, माँ, अब ये सब काम कौन करेगा? मुझसे तो ये सब बिल्कुल नहीं होता।
सविता जी बेबसी से उसे देखती रहीं। उनके पास कहने को कुछ नहीं था। दोस्तों, अच्छे इंसान की कदर समय रहते करे, वरना उसके जाने के बाद पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। आपकी राय में सुनील ने सही किया या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस 517।